अस्सलाम वालेकुम। मुझे कमेंट में बता दें आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है या वीडियो ठीक आ रही है। मुझे जो जो अभी देख पा रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट कर दें प्लीज़। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ सहर फातिमा एंड मेरी अभी पोस्टिंग मरी में है। मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ। और अगर आपको ये वीडियो ठीक है, क्या मैं ये कर्टन्स गिरा दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फेस जो है वो ठीक नहीं आ रहा है या वीडियो ठीक नहीं आ रही। मेरे ख्याल से मैं ये कर्टन्स नीचे कर देती हूँ। एक सेकंड प्लीज़। मेरे ख्याल से अब ज़रा बेहतर है। चलें लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925। माय नेम इज़ सहर फातिमा एंड आई एम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मरी। लास्ट लेक्चर में एक्चुअली फ़र्स्ट मैंने आप लोगों के साथ जो सेशन किया था वो एक इंटरेक्टिव सेशन था, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वाई यू पीपल शुड अप्लाई इन दिस डिपार्टमेंट और इसके पर्क्स क्या हैं, प्रिविलेजेस क्या हैं। जो जो क्वेश्चंस मुझे लोगों ने किए थे उनके बारे में मैंने उनके आंसर्स किए थे। सेकेंड लेक्चर जो मैंने दिया था बेसिकली दैट वाज द लेक्चर 1 विच इज़ आल्सो अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल एप्पल ऑफ नॉलेज। उसके ऊपर मैंने आपको सेक्शंस के बारे में बताया था, कोऑपरेटिव की हिस्ट्री के बारे में बताया था। इसी तरह बहुत सारे MCQs जो एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो जो आ सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। वालेकुम सलाम एवरीवन। आप लोगों के जो बाकी कमेंट्स हैं मैं वो देखती रहूँगी साथ साथ। अताउल्ला आई एम फ़ाइन। अभी हम मेरे ख्याल से लेक्चर के बारे में बात करते हैं। अभी सेकंड लेक्चर मैं चाह रही हूँ कि आपको नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बताऊँ कि नेक्स्ट सेक्शंस किसके बारे में हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है और उसकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या है। हम लोगों ने फर्स्ट 10 सेक्शंस मेरे ख्याल से लास्ट उसमें कर लिए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 11th सेक्शन में हमारे पास आ जाता है एविडेंस। मैं फ़ौरन टॉपिक पे इसीलिए आ रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, बहुत कम टाइम होता है आप लोगों के पास भी, ऑब्वियसली आपने तैयारी करनी है और मेरे पास भी। 11 नंबर 11 पे हमारे पास आता है एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास कोई MCQs आ जाता है कि एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में है तो वो सेक्शन 11 के अंदर है। इसमें है अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन साइंड बाय द रजिस्ट्रार शेल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द सोसाइटी देयर इन मेंशन्ड इज़ ड्यूली रजिस्टर्ड। इसमें मेन बात क्या है कि जो एविडेंस है वो क्या चीज़ है, वो अगर आपके रजिस्ट्रार की तरफ से साइन हुआ हुआ है, उसकी रजिस्ट्रार ने अप्रूवल दी हुई है, दैट इज़ द रजिस्टर्ड
registered society. Muhammad Nisar, yes, it is a very long interval. Basically we people were very busy in compiling our reports about the FATF, और उसमें हम लोगों ने कुछ डेटा प्रोवाइड करना था रिगार्डिंग आवर सोसाइटीज़, तो दैट्स वाई आई वाज टू मच बिजी और मैं ऑनलाइन नहीं आ सकी. कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी दे सकूँ. सेक्शन नंबर 12 में आ जाता है. 11 आई गेस आपको पता चल गया होगा रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू होती है, रजिस्ट्रार के थ्रू. बेसिकली मैंने लास्ट अपने लेक्चर में भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द पावर्स, आई गेस एवरी पावर इज़ गिवन टू द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि बाद में डेलीगेशन ऑफ पावर्स में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सर्कल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड जॉइंट रजिस्ट्रार को दी गई हैं. इसी तरह सेक्शन 12 आ जाता है एनुअल जनरल मीटिंग. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी सोसाइटी. इसमें क्या होता है, आपकी हर साल, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में AGM बोलते हैं. हर सोसाइटी की एक AGM होती है जो कि हर साल सारे मेंबर्स उसके अंदर इनवाइटेड होते हैं, हर मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करता है. उस AGM के अंदर आपके एजेंडाज़, आपकी वर्किंग, आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस है, एवेल्यूएशन, वो सब की सब उसके अंदर मेंशन होती है. एजेंडा ऑफ AGM वो अप्रूव करते हैं हमारे रजिस्ट्रार, वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाता है. थ्रू प्रॉपर चैनल इज़ अगेन आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार, देन CR, DR, JR और फिर रजिस्ट्रार. उसके साथ आपकी उस AGM के अंदर किसी के अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई चीज़ें, तो हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक फोरम मिलता है अपनी वॉइस रेज करने के लिए, कि वो वहाँ पर एक मीटिंग के अंदर, जिसको इजलास आम कहते हैं उर्दू में, उस इजलास आम में अपनी इश्यूज़ के बारे में बता सकें. AGM के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, एवरी सोसाइटी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर द डेट फिक्स्ड फॉर मेकिंग अप इट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर अंडर द रूल्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स कॉल अ जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स. जब एक सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप कि एक सोसाइटी विद इन 3 months एक AGM रखती है, और फिर AGM एनुअल जनरल मीटिंग है, इसलिए वो हर साल जो है वो दोबारा की जाती है. अगर कोई क्वेश्चन हो, मैं आपको जल्दी से बताते जा रही हूँ. अगर आप लोगों को कोई चीज़ एलेबोरेट नहीं हो रही, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपके कमेंट्स भी देख रही हूँ. आप अपने कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि वो साथ साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग दे दूँ. सेक्शन 14 इज़ द चेंज ऑफ नेम एंड इट्स इफ़ेक्ट. अब अगर सोसाइटी ने किसी अपनी सोसाइटी के नेम में कुछ चेंज करनी है, तो उसमें क्या होगा, वो किस तरह से कर सकती है. अ सोसाइटी में बी अ रेजोल्यूशन ऑफ अ जनरल मीटिंग एंड विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार चेंज इट्स नेम, बट सच चेंज शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ द सोसाइटी. देखें, आपने एक सोसाइटी का नेम चेंज करना है, तो उसमें क्या होगा, जो अभी मैंने आपको AGM के बारे में बताया है, इसी तरह उस AGM के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होगी विद द कंसेंट ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स कि इस सोसाइटी का नाम हम चेंज कर देते हैं. और जब वो कंसेंट एक सोसाइटी मेंबर के थ्रू रेजोल्यूशन की शक्ल में पास हो जाएगी, तो वो सबमिट होती है फॉर द अप्रूवल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास. रजिस्ट्रार उसे अप्रूव करते हैं, तो उस सोसाइटी का नाम चेंज हो जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस सोसाइटी के जो रूल्स, ऑब्लिगेशंस या जो ड्यूटीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी विद दैट नेम. वो वहीं की वहीं इंटैक्ट रहेंगे जो उसके रूल्स में हैं. अमलगमेशन एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटीज़. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमलगमेशन. अमलगमेशन इज़ द मर्जर ऑफ 2 सोसाइटीज़. या किसी दो सोसाइटीज़ का मर्जर करना हो, या किसी एक सोसाइटी को 2 या 2 से ज़्यादा सोसाइटीज़ में डिवाइड कर देना हो. उसके लिए क्या हमारा एक्ट क्या कहता है, एनी 2 or more सोसाइटीज़ में with the prior approval of the registrar by a resolution passed by 2/3 majority of members present and voting in general or special meeting of the societies amalgamate as a single society. अब अगर एक सोसाइटी की अमलगमेशन की जाए, तो अमलगमेशन के लिए क्या ज़रूरी है. अमलगमेशन के लिए सिदरा सतार, आर यू द सिदरा सतार माई कोलीग? इफ़ यू आर दैट सिदरा सतार, देन वेलकम टू माई सेशन. मुझे बड़ी खुशी हुई है तुम्हें देख के अपने सेशन में.
अगर मैं कहीं पे कुछ रॉन्ग हूँ तो काइंडली मुझे भी तुम गाइड कर देना उसमें, ताकि लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। मैं आपको ये बता रही थी अमलगमेशन एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटीज़। अगर दो सोसाइटी आपस में अमलगमेट होना चाहती हैं तो वो किस वजह से, किस तरह हो सकती हैं, उसकी अप्रूवल भी आपको रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ही देंगे। जब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से उसकी अप्रूवल आएगी तो दो डिफरेंट सोसाइटीज़ एक हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह एनुअल जनरल मीटिंग में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अलावा सोसाइटी के कौन से लोग आ सकते हैं? लईकली एनुअल जनरल मीटिंग में सोसाइटी के ही लोग होते हैं सारे के सारे। एजीएम बेसिकली मेंबर्स की मीटिंग होती है, उसमें जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट से कोई इंसान जाता है तो कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 1 और 2 रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट से जाते हैं जो उस एजीएम का पार्ट होते हैं। जो अगर उस एजीएम में कोई इशू हो, कोई बाय लॉज के खिलाफ बात हो रही हो, तो वो उसको टेक्निकली देख सकें। Otherwise, AGM is totally on the consent of the society members and the society committee. Amalgamation and division of societies, मैंने बताया कि रेजोल्यूशन, अच्छा रजिस्ट्रार अप्रूव करते हैं, लेकिन किस चीज़ को अप्रूव करते हैं? अगर एक रेजोल्यूशन किसी एजीएम में या एसजीएम में, एसजीएम इज़ अ स्पेशल जर्नल मीटिंग, एजीएम एनुअली होती ही होती है, एसजीएम होती है कि कभी कोई ऐसा इशू आ जाता है जिस इशू को रिजॉल्व करना फौरी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए एसजीएम स्पेशल जर्नल मीटिंग कॉल की जाती है, जिसमें सोसाइटी के मेंबर्स आते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और अगर 2/3 मेजॉरिटी इन दैट एजीएम और एसजीएम ये रेजोल्यूशन पास करती है कि हम लोग इस सोसाइटी को अमलगमेट कर रहे हैं, देन वो सोसाइटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार अमलगमेट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया अ सोसाइटी में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, आई गेस ये मैंने आपको बता दिया। अ सोसाइटी और सोसाइटीज एज द केस में बी बाय द वे ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन ट्रांसफर टू डिवाइड और अमलगमेट टू or their assets and liabilities with any other society or societies in case of division or amalgamation with the prior written consent of the creditor or creditors if any the society or, अच्छा इसके अंदर ये होता है कि ये आप जब इसे पढ़ेंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, जिसका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। इसमें यह है कि जब सोसाइटी अमलगमेट होती है तो उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो दूसरी सोसाइटीज़ के साथ हैं वो भी अमलगमेट हो रहे होते हैं। Next, division of assets and liabilities shall take place after due approval and audit and in such manner as may be prescribed. जैसे पहले प्रेस्क्राइब किया गया है कि एजीएम होगी या एसजीएम होगी। एनी टाइम फ्रेम फॉर विच, जावेद इकबाल मेहर, किस चीज़ का टाइम फ्रेम आप पूछ रहे हैं? अच्छा, जब आप पहले मैंने आपको अमलगमेशन का बताया, प्रोसेस अमलगमेशन का और डिवीजन का सेम है कि इसी तरह अप्रूवल्स होंगी, इसी तरह होंगी। अब डिवीजन में क्या एक चीज़ चेंज होती है कि डिवीजन में आपकी सोसाइटी का पहले ऑडिट होता है कि इन केस ये सोसाइटी अगर डिवाइड हो रही है तो इसके ऑडिट में एसेट्स लाइबिलिटीज़ वो किन चीज़ों के अंदर वो आ सकती हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ना वहाँ पे लाइट का इशू आ रहा था, सॉरी। नेक्स्ट हम आपको क्या बता रहे हैं, इसमें डिवीजन ऑफ एसेट्स बता दिया मैंने। नो न्यू सोसाइटी अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग सोसाइटी शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस इट सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी अंडर द एक्ट और द रूल्स। अब जब एक सोसाइटी अमलगमेट हो रही है तो वो तो दो ऑलरेडी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन अगर एक सोसाइटी अमलगमेट नहीं हो रही और सोसाइटी डिवाइड हो रही है तो उसकी डिवीजन में जब एक नई सोसाइटी बनेगी तो वो नई सोसाइटी में भी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उस सोसाइटी को पूरी करनी चाहिए जो कि इस एक्ट के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए होनी चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। किसी से अगर वो लेक्चर मिस हो गया है तो वो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर देंगे बाद में, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। अमेंडमेंट ऑफ बाय लॉज ऑफ अ सोसाइटी। अब ये बड़े ज़्यादा केसेस आए रहते हैं क्योंकि सोसाइटी एक रजिस्टर होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी चाहिए होती हैं। तो जब एक अमेंडमेंट होती है तो वो किस रूल के तहत, किस सेक्शन के तहत होती है? तो सेक्शन 16 जो है वो डील करता है अमेंडमेंट ऑफ बाय लॉज ऑफ सोसाइटी। अब नो अमेंडमेंट ऑफ बाय लॉज ऑफ सोसाइटी शैल बी वैलिड अनटिल इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट।
कोई भी सोसाइटी की अमेंडमेंट इन द बायलॉज वो वैलिड नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस वो इस एक्ट के तहत रजिस्टर ना हुई हो। थैंक यू सो मच उस्मान उमर। Next, if the registrar is satisfied that any amendment of bylaws made by the society is not contrary to any law for the time being in force, he may register the amendment. अब जब भी एक अमेंडमेंट करते हैं उसकी एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, इवन आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं, कोई भी ऐसी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकती जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो। चौधरी इम्तियाज़ हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। उसके आपको मैं ये बता रही थी कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल स्पिरिट के अलावा चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह जो भी कोई अमेंडमेंट है वो अगर कोऑपरेटिव एक्ट की स्पिरिट को से डेविएट नहीं करी तो हम उसकी अमेंडमेंट कर सकते हैं, और वो उसकी अप्रूवल भी अगेन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस अमेंडमेंट की अप्रूवल देते हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल वो अमेंडमेंट ऊपर तक जाती है, AR CR DR। अगेन थ्रू प्रॉपर चैनल मीन्स कि आपकी अथॉरिटीज़ एक स्टेप वाइज उसको साइन करके ऊपर भेजती हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन द रजिस्ट्रार रजिस्टर्स एन अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज ऑफ अ सोसाइटी अंडर सबसेक्शन 2 ही शैल issue the society a copy of amendment certified by him which shall be conclusive evidence that the same is duly registered। रजिस्ट्रार जब एक चीज़ को अप्रूव कर देता है तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की तरफ से उस अमेंडमेंट की अप्रूवल के लिए कॉपी सोसाइटी को भेजी जाती है, जो कि इस चीज़ का एविडेंस होता है कि सोसाइटी के अमेंडमेंट जो हैं, जो अमेंडमेंट ऑफ द सोसाइटी है दैट इज़ रजिस्टर्ड बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू अमेंड द बायलॉज। अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज ऑफ अ सोसाइटी, एक सोसाइटी हम लोगों को वो कर देती है, रेफ़र करती है तो उसे अमेंड किया जाता है। सेकेंडली रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि अमेंडमेंट करे बायलॉज में। इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द बायलॉज ऑफ अ सोसाइटी आर इनकंसिस्टेंट विद एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इट इज़ नेसेसरी in the matter of the society and its members to make amendments in such bylaws, he may, by means of a notice writing giving reasons, bring the fact to the notice of the society and advise the society to make the amendments within a period of 60 days। पहले देखें, हमें एक पहला जो था वो किसके बारे में था कि सोसाइटी ने रेफ़र किया। अब इसमें चेंज क्या है कि एक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव खुद से देखता है। यूट्यूब चैनल नेम प्लीज़ आपके साथ यहाँ पे लिंक शेयर कर देते हैं। यूट्यूब चैनल नेम इज़ एप्पल ऑफ नॉलेज। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव अगर किसी एक सोसाइटी में देखता है कि ये बाय लॉ जो है वो आज के दौर के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, आज के बाय लॉज उसको देख के लगता है कि उसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो रजिस्ट्रार ऑन इट्स ओन एक नोटिस रिटन में इशू करता है आप सोसाइटी को, और सोसाइटी 60 डेज़ के अंदर बाउंड है कि उसको अमेंडमेंट करके रजिस्ट्रार तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाए। If the society fails to make such amendments within the time specified in subsection 1, the registrar may, after giving the society an opportunity of being heard, register such amendments as he may decide and issue to the society a copy of the amendment registered by him। रजिस्ट्रार ने एक डायरेक्शन दे दी कि इसकी अमेंडमेंट की जाए, इस बाय लॉ की, इस रूल की, एंड इन केस सोसाइटी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाती तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आके अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें कि क्यों उसके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की गई। उस अपॉर्चुनिटी के बाद रजिस्ट्रार ऑन इट्स ओन उसको रजिस्टर कर सकता है और उसकी एक कॉपी इशू कर देता है सोसाइटी को कि ये बाय लॉ में अमेंडमेंट हो गई है और बाय लॉ चेंज हो गया। An appeal shall lie to the secretary cooperative from an order of the registrar passed under subsection 2 within 2 months of the date of communication of the order। और इन केस अगर रजिस्ट्रार ने ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया है और उस ऑर्डर की अपील की जा सकती है। अपील किसके पास की जाती है? रजिस्ट्रार की किसी भी ऑर्डर की जो अपील है वो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास है। एपिलेट अथॉरिटी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव है, तो रजिस्ट्रार के ऑर्डर की अपील सेक्रेटरी कोऑपरेटिव करते हैं।
आप जो सोसाइटी मेंबर्स हैं वो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास एक अपील कर सकते हैं कि ये जो अमेंडमेंट बाय लॉज की है ये हमारे उसके साथ नहीं जा रही, सोसाइटी के लॉज के साथ, लेकिन उसके लिए उनके पास टाइम कितना होना चाहिए, विद इन 2 मंथ्स। अगर 2 मंथ्स का टाइम गुजर जाता है तो फिर उनकी अपील भी नहीं सुनी जाएगी। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ये कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं 1-2 मिनट आपको देती हूँ ताकि आप मेरे से क्वेश्चन कर सकें। इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगी। आप लोगों सबको क्लियर है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है? अगर आप मुझे कमेंट्स में बताते जाएं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होता रहेगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। वैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके MCQs भी पड़े हुए हैं एक वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मैं ये CSS वोकेबलरी टीम को, अगर वो टीम एक्टिव है तो मैं उन्हें कह रही हूँ कि अगर आप उनके MCQs के बारे में यहाँ पर लिंक शेयर कर दें तो स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी। वो MCQs भी यहाँ से देख सकते हैं उस वेबसाइट से। वहाँ पे कोऑपरेटिव एक्ट के आई गेस 300 to 400 MCQs अवेलेबल है। चलें, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 इज़ अबाउट द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। चैप्टर 3 में सेक्शन 17 हमें देता है नो राइट ऑफ मेंबरशिप टू बी एक्सरसाइज टिल ड्यू पेमेंट्स आर मेड। अब जैसे आपको इसी से ही पता चल गया कि जब तक आपने एक सोसाइटी की पेमेंट्स पूरी नहीं की हैं तब तक आप कोई मेंबरशिप का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन होते हैं, वोट डालने के लिए लोग आते हैं। तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं फॉर MCQs पेपर बाय लॉज और एक्ट इज़ इनफ फॉर प्रिपरेशन और एनी अदर बुक इफ़ रिक्वायर्ड प्लीज़ रेफर। देखिए, अगर आप बाय लॉज तो नहीं, आप कोऑपरेटिव एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। मेरे ख्याल से आपको अगर एक्ट की समझ आ गई है तो आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई MCQs चाहिए तो पास्ट पेपर्स देख लें। 1-2 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये MCQs अवेलेबल हैं। एक का मुझे नाम आता है, मैं आपको हर बार बता देती हूँ। नेक्स्ट मुझे किसी MCQs की वेबसाइट्स का नाम नहीं पता इसकी, आप उधर चेक कर ले। और तीसरा इसके रूल्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स को आप लाजमी देख के जाइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने कोऑपरेटिव एक्ट के पेपर को बस वो पास्ट पेपर से थोड़े थोड़े जो ऊपर से पढ़ लिए थे वो हुए थे, और लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन कोऑपरेटिव एक्ट पेपर बिकॉज ऑफ द रूल्स, क्योंकि उन्हें रूल्स के बारे में नहीं पता था। तो आप थोड़े छोटे से रूल्स हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। मैं शायद डिपार्टमेंट से किसी दिन रूल्स की कॉपी लेके तो इसी फेसबुक पेज के ऊपर शेयर कर दूंगी। अगर मुझे अवेलेबल हुई तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। PDF फॉर्म में कर सकती हुई तो PDF फॉर्म में भी कर दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए। चलें जी, हम इस पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। लई कली ने कोई क्वेश्चन किया था MCQs कोऑपरेटिव एक्ट से रिलेटेड, ये नोट्स मिल सकते हैं। नोट्स तो नहीं, एक वेबसाइट पे पढ़े हुए, आप उधर से ही पढ़ लें। नोट्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये नीचे CSS वोकेबलरी ने पिन भी कर दिया वेबसाइट, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और नोट्स तो मैंने आपको पहले कहा था कि नोट्स आप लोग अपने खुद से बनाएं। आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, जो बेसिक मुझे लगता है कि समझ नहीं आती एक्ट को पढ़ते हुए वो मैं आपको सारा बता रही हूँ। आप उस एक्ट को समझ लेंगे जिस वक्त, तो आप अपने MCQs खुद से बनाएं। और मैं तो ये चाहती हूँ आप खुद बनाएं और ख़ुद भी इधर पेज पे शेयर कर दें, कहीं पे शेयर कर दें, किसी वेब पे शेयर कर दें, ताकि
आपकी बनाई हुई चीज़ से दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। तो आप अगर बना रहे हैं, दूसरा शायद वो अपडेटेड एमसीक्यूज़ के ऊपर ये ऑप्शन है कि आप उसके ऊपर ख़ुद से भी अपलोड कर सकते हैं एमसीक्यूज़। तो मैं तो कहूँगी अगर आप लोग एमसीक्यूज़ बना रहे हैं तो बेस उधर ही जाकर अपलोड कर दें, दूसरे लोग भी वहीं से पढ़ लेंगे। चलें चैप्टर 3 पे आते हैं। नो राइट्स ऑफ मेंबरशिप टू बी एक्सरसाइज टिल ड्यू पेमेंट्स आर मेड। तो इसके बारे में आपको बता रही थी कि हम लोग जब इलेक्शंस में देखते हैं कि ये एलिजिबल है फॉर द वोट, तो हम उसमें ये देखते हैं कि कोई पेमेंट्स ड्यू तो नहीं है, जैसे कोई डेवलपमेंट चार्जेस हैं, कोई बिल्स हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। अगर कोई भी उसकी पेमेंट ड्यू होती है तो वो अपनी पेमेंट को पहले पे करता है और उसके बाद वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो वोट आप तभी दे सकते हैं जब आप उसके एलिजिबल मेंबर हों। 17A हमें बताता है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ रिसोर्स सोसाइटीज़। इसमें एवरी एप्लीकेशन मेड बाय एनी पर्सन फॉर मेंबरशिप ऑफ एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी शैल बी अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन स्पेसिफाइंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी of which he agrees to have a charge created for the dues of the society। रिसोर्स सोसाइटी बेसिकली हमारी ये क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटी होती हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि जब आप रिसोर्स सोसाइटी की मेंबरशिप लेते हैं तो रिसोर्स सोसाइटी में आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे आपके पास लैंड है और उस लैंड को आप उठा के अब एक ज़मीन साहिवाल में है तो साहिवाल की ज़मीन उठा के आप लाहौर में तो नहीं लेके आ सकते ना, वो साहिवाल ही रहेगी। तो दैट इज़ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप शो करते हैं कि आपकी पोजेशन में है और आप उसके ऊपर लोन ले रहे हैं और उससे आप उसको अपने जो भी क्रेडिट है उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। उसका डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। A declaration made under clause 1 or 2 may be varied at any time by the member with the consent of the society in favor of which such charge is created. No member of agriculture's credit society, so long as he continues to remain such member, shall alienate the whole or any part of the property specified in the declaration made under clause 1 and 2। इसमें अगर कोई भी इंसान जो इसका मेंबर बनता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर, तो वो तब जब तक इसका मेंबर है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से कोई भी लैंड, कोई भी चीज़, उसका कोई पार्ट वो सेल करके या उसको वो नहीं कर सकता जो कि उसने डिक्लेरेशन में दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी सिंपल, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। 17A को ये सारी क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 17B। 17 मैंने आपको पहले बताया था 17 किससे रिलेटेड है, मेंबरशिप के राइट्स में। उसके आगे से 17A है कि रिसोर्स सोसाइटी में मेंबरशिप कैसी हो सकती है। देन 17B है एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। A society may recommend to the registrar to expel from its membership a member who is persistent defaulter of the dues of the society or who commits any act that is not in the interest of the society। कोई भी ऐसा पर्सन जो सोसाइटी से एक लोन ले रहा है और कॉन्टीन्यूसली उसका डिफ़ॉल्टर है, उसको पे नहीं कर रहा, तो रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करके उसे एक्सपेल करवाया जा सकता है उस सोसाइटी की मेंबरशिप से। या कोई वो ऐसे काम कर रहा है जो सोसाइटी की उसमें नहीं आते, बेनिफिट में नहीं आते, सोसाइटी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके इंटरेस्ट के लिए नहीं है। द रजिस्ट्रार में एक्सपेल सच अ मेंबर फ्रॉम द सोसाइटी आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग। अब किसी को आपने एक्सपेल करना है तो ये उसका राइट है, उसका प्रेरोगेटिव है कि उसको एक हेयरिंग का मौका दिया जाए। तो रजिस्ट्रार उसे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उसकी साइड से भी एक बात सुन ली जाए और देन उसके ऊपर अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो रजिस्ट्रार हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू एक्सपेल दैट मेंबर। द रजिस्ट्रार शैल बिफोर पासिंग द एक्सपल्शन ऑर्डर डिटर्मिन द अमाउंट पेएबल इफ एनी by the society to the member and may direct the expulsion order would take effect from the date of payment of the amount in such member to such member or its deposit in the account of the registrar। अब जैसे कोई मेंबर सोसाइटी का मेंबर है तो मेंबर के सोसाइटी ने हो सकता है अगर मेंबर के कोई पैसे देने हैं या सोसाइटी ने कोई चीज़ उसे पे बैक करनी है तो तब तक उसे एक्सपेल नहीं कर सकते जब तक सोसाइटी उसके ड्यूज सारे के सारे पे नहीं कर देती। इन केस वो डिफ़ॉल्टर है, वो कुछ भी है, तो उसकी जो भी
बैलेंस करके जो उसके हिस्से में पैसे आए या जो सोसाइटी के हिस्से में, जब तक उनके इश्यूज़ क्लियर नहीं हो जाते तो उसे एक्सपेल नहीं करती। इश्यूज़ इन अ सेंस कि सोसाइटी ने अगर कोई पैसे देने उसे दे के फारिग करवा दे। 17C डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन अ हाउसिंग सोसाइटी। देखें, अगर आप इंशाल्लाह अगर आप इस डिपार्टमेंट में आते हैं तो यू विल बी डीलिंग विद हाउसिंग सोसाइटीज़ जिसके अंदर ये इश्यूज़ ज़्यादा हैं। क्रेडिट और उनमें ये वाले मामला ज़्यादा नहीं हैं इस टाइप के, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी शैल सीज टू बी द मेंबर ऑफ सच सोसाइटी इन केस ऑल हिज इंटरेस्ट्स in the immovable property in the society are transferred in favor of any other person by sale, inheritance, gift or otherwise, and the person acquiring such interest shall subject to the rules by admitted as a member। इसमें आपको ये कहा गया है कि जैसे हमारे पास एक हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट है, अगर मैंने अपना वो प्लॉट लिया है, मैं मेंबर हूँ उसकी, अब मैंने वो प्लॉट किसी दूसरे बंदे को सेल कर दिया, तो इट मीन्स कि मैंने अपने हर राइट उसे सेल कर दिए, या मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया तो मैंने हर राइट उसे गिफ्ट कर दिया, या मैंने किसी को विरासत में दे दिया तो मैंने वो चीज़ उसे ट्रांसफ़र कर दी। तो जैसे ही उसको ट्रांसफ़र होगी तो मेरे हर राइट उस दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और उसके बाद मैं उस मेंबरशिप की या उस वोटिंग की या उस चीज़ की अहल नहीं रहूँगी, वो बंदा बन जाएगा जिससे मैंने वो राइट्स ट्रांसफ़र किए हैं। Votes of members. No member of any society shall have more than one vote in its affairs, provided that in the case of an equality of votes, the chairman shall have a casting vote. इसमें ये बात है कि हर सोसाइटी के मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होता है। लेट्स सपोज मेरे पास 10 प्लॉट्स हैं, तो मेरा वोट कितना होगा? सिर्फ एक। मैं एक ही वोट डाल सकती हूँ, उस 10 प्लॉट के ऊपर 10 वोट नहीं डाल सकती। मेरे पास एक वोटिंग राइट है। उसके अलावा जैसे मेरे पास एक प्लॉट है, उसकी मेरे पास भी उसकी पोजीशन है, मेरे साथ किसी दूसरे इंसान के पास उसकी पोजीशन है, दो लोगों के पास एक प्लॉट की पोजीशन है, यानी हमने डिवाइड किया हुआ है 50-50। तो हम दो लोगों का एक वोट होगा, हम दो अलग अलग जाके वोट नहीं देंगे, हम दो एक वोट देंगे। सॉरी, पहले मैंने ये कहा था कि एक मेंबरशिप के ऊपर एक मेंबरशिप के ऊपर एक वोट होता है, चाहे वो मेंबरशिप आगे 10 लोगों में डिवाइड हुई हो। जैसे मेरे बाप की एक ज़मीन है और उस ज़मीन के हम 5 बहन भाई मालिक हैं, तो उस पर वोट कोई एक भी बंदा जाके देगा तो वो एक ही वोट कंसीडर होगा, 5 अलग अलग वोट नहीं हो सकते, वो एक वोट होगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जब पहले मैंने आपको बताया था मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई थी, तो अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। A society which has invested any part of its funds in the shares of another society may appoint one of its members to vote in affairs of such other registered society। अब देखें, एक सोसाइटी है, उसने किसी दूसरी सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप की है और दूसरी सोसाइटी की वो मेंबर बनी है। एक सोसाइटी किसी और सोसाइटी की मेंबर है, तो उस सोसाइटी के हर 100-50 लाख लोगों को राइट नहीं है कि वो लाख वोट डाल दें जाके। वो एक मेंबर को सिलेक्ट करेगी जो वोट जाके एक ही वोट काउंट होगा, पूरी सोसाइटी का भी वो एक वोट काउंट होगा और एक ही वोट डाल के वो पूरी सोसाइटी आएगी, वो भी किसी एक बंदे के थ्रू जिसे वो नॉमिनेट करेंगे। ये वोट्स ऑफ मेंबर आपका सेक्शन 18 डील कर रहा होता है। नेक्स्ट सेक्शन 18A है जनरल बॉडी एंड मैनेजिंग कमेटी। अब मैनेजिंग कमेटी क्या है, जनरल बॉडी क्या है? The powers and management of a society shall vest in its general body consisting of all its members। बेसिकली एक सोसाइटी की जो पावर होती है वो तो पूरी की पूरी एक जर्नल बॉडी के अंदर है। जर्नल बॉडी इज़ लाइक एक जर्नल पब्लिक है, वो एक सोसाइटी, उसके जितने सारे मेंबर हैं वो बेसिकली उसकी पावर है। वो कुछ लोगों को वोट डाल के चुनते हैं, जैसे हम अपनी डेमोक्रेसी में देखते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल होती है। वॉइस ऑफ पीपल क्या है कि लोग वोटिंग करके कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, फिर वो जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो यहाँ पर आपकी पार्लियामेंट में बैठते हैं और उससे फिर सेनेट बनती है और वो लोग आप जर्नल पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जर्नल बॉडी जर्नल मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के। और मैनेजिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, अ जनरल सेक्रेटरी, अ फाइनेंस सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स,
मिनिमम 5 to 6 मेंबर्स एक कमेटी के उस सोसाइटी की कमेटी के मिनिमम मेंबर्स होते हैं जो उस सोसाइटी के अफेयर्स को रन कर रहे होते हैं. A society shall have a managing committee constituted in accordance with the rules and the bylaws, which shall exercise such powers and functions as may be delegated to it by the general body. वही powers और वो चीज़ें जो general body उन्हें delegate करती है वो एक managing committee उसे exercise करती है. Subject to any journal or special order of the government, the registrar may on such terms and conditions as he may deem fit, appoint not more than 2 experts on the managing committee of the society for the development and proper management of the society. Now this is the discretion of the registrar cooperative societies के मैनेजिंग कमेटी के अफेयर्स को चेक करने के लिए रजिस्ट्रार मैक्सिमम 2 persons को अपॉइंट कर सकता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट. लाइक व्हेन आई वाज पोस्टेड इन शेखुपुरा, I was the technical member of वापडा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन शेखुपुरा. उसमें मेरा क्या काम था कि जब उनकी मैनेजिंग कमेटी की कोई ये मीटिंग्स होती हैं, उनके कोई उन्होंने कोई ऑक्शंस करवानी होती हैं, तो मुझे उसमें प्रेजेंट होना होता है. और इन केस मुझे लगे कि ये चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकती हूँ. मैं उनको वहाँ पर रोक सकती हूँ और मैं उसके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई कर सकती हूँ और हायर अथॉरिटीज़ को उसके लिए इन्फॉर्म कर सकती हूँ. तो इसलिए डिपार्टमेंट के लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है. The registrar may require a society to obtain approval of its general body in any matter connecting the business of the society before proceeding further in the matter. मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किया था तो आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में AGM होती है. अब AGM के एजेंडाज़ के अंदर जो भी मैनेजिंग कमेटी ने डेवलपमेंट वर्क करना होता है, इस तरह की जो भी काम जो भी चीज़ें करनी होती हैं वो उसके अंदर मेंशन किया जाता है. उसे जब वो मेंशन करते हैं तो एक रेजोल्यूशन पास करवाते हैं कि इस साल में हम फ़लाँ सड़क बनवाएंगे, फ़लाँ दीवार बनवाएंगे, यहाँ स्कूल्स के लिए करेंगे, हॉस्पिटल्स करेंगे. इस तरह की चीज़ें जो भी डेवलपमेंट वर्क है, हमने सोसाइटी की मेंबरशिप फ़ीस ज़्यादा करनी है, हमने सोसाइटी के टैक्सेस में कोई ऊपर नीचे करना है, जो भी सोसाइटी रिलेटेड वर्क है वो उसकी जर्नल बॉडी से अप्रूव करवाया जाता है. और वो रजिस्ट्रार जब इधर कोई भी अप्रूवल देता है तो वो कभी भी चेक करता है कि क्या इसने ये काम करने से पहले एक जर्नल बॉडी के साथ इसकी मीटिंग हुई, इसका अप्रूवल हुआ और जर्नल बॉडी ने इसका कंसेंट शो किया. तो अगर वो किया गया होता है तो वो लीगल काम है, अगर वो नहीं किया गया होता तो वो इलीगल काम है जिसके ऊपर रजिस्ट्रार की पावर है कि वो एक्शन ले सकता है. 18B is the disqualification of being and for voting at an election of director, manager or other officer of the society. अब ये डिसक्वालिफिकेशन किस तरह से हो सकती है, उसके कुछ टर्म्स हैं जिनमें आता है अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू विच द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस हैव बीन अप्लाइड बाय 56 गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट शैल बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग एंड फॉर वोटिंग एन इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर, मैनेजर और अदर ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी. अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के 56 उसमें कुछ लोगों के बारे में बताया गया कि कौन कौन से लोग जो है कोई चीज़ कंटेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेटर्स, ये वो सारे बेसिक जो इंसेन लोग होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को कंटेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट उसमें आता है इफ़ ही हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम द सोसाइटी विच हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग फॉर 6 months और मोर आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल एंड हैज़ नॉट बीन रीपेड अप टू द डे immediately preceding the date of the election. अगर कोई इंसान जिसने सोसाइटी से लोन लिया और 6 माह तक उस लोन का वो डिफ़ॉल्टर रहा है, वो उसने पे बैक नहीं किया उस लोन को, तो वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता किसी डायरेक्टरशिप के लिए, किसी कमेटी मेंबर्स के लिए. वो उसके लिए इनएलिजिबल है, वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा ऑन दैट बेस. Secondly, if he has taken a loan from the society which is repayable by installments and the amount of 3 or more installments has been outstanding for 6 months or more from the date to which the amount of the last installment become payable and has not been repaid up to the day immediately preceding the date of the election. और कोई ऐसा इंसान जब कि सोसाइटी ने ये एक प्रोविज़न रखी हुई है कि इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी पिछली
3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स उसकी पेंडिंग जा रही हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर दैट इलेक्शन कॉन्टेस्ट। रिस्ट्रिक्शंस, सेक्शन 19 डील्स विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और इंटरेस्ट। अब क्या रिस्ट्रिक्शन है कि आप शेयर या ट्रांसफ़र इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी दूसरे बंदे को। द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज of the share or interest of a member in the capital of the society shall be subject to such conditions as to maximum holdings as may be prescribed by this act or by the rules. A member shall not transfer any share held by him or her interest in capital or property of any society or any part thereof unless, वो कैसे नहीं कर सकता उसको, क्या क्या हो, he has held such share or interest for not less than 1 year। अगर उसके पास कोई शेयर 1 साल से कम तक है तो वो उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, 1 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो उसको ट्रांसफ़र करने का अहल है। द ट्रांसफ़र और चार्ज इज़ मेड टू द सोसाइटी और टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी और टू अ पर्सन हुज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, या उसने या कोई ऐसा कि सोसाइटी ने उसको एज अ मेंबर एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। इन केस वो किसी को जिसने ट्रांसफ़र करना है वो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती एज अ मेंबर तो वो उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें ट्रांसफ़र कर सकता है अपना शेयर जिसे सोसाइटी एज अ मेंबर कंसीडर कर ले और एक्सेप्ट भी कर ले। ये जनाब इसका सेक्शन इसका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 के बाद इसमें चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 8A। अभी वैसे इसके काफ़ी चैप्टर्स हैं तो मुझे लगता है 3-4 क्लासेस इसकी रहेंगी। 10 चैप्टर्स हैं तो मेरे ख्याल से हम 2-3 क्लासेस और इसकी करेंगे जिनमें आपको मैं ये फर्दर चैप्टर्स बता दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कि अगर हम इसे एक ही क्लास में सारे को करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सा लेक्चर हो जाएगा और वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि इट्स अबाउट लॉ। और मैं चाह रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक आपको हाउ टू राइट अ गुड ऐसे इसके ऊपर एक आपको लेक्चर दे दूँगी। उसके लिए आप जब भी कोई इस वीडियो को देखे तो कमेंट में बता दे, अगर यू पीपल वांट एन ऐसे गाइडेंस तो वो आपको मैं दे दूँगी, क्योंकि मेरे CSS के ऐसे में आई गॉट 48 मार्क्स और मेरा वो भी पास था, देन ये वाला ऐसे भी पास था, PMS का ऐसे भी पास था, तो ऐसे मेरे पास हैं। अगर इन केस आपको चाहिए कोई गाइडेंस तो मैं एक लेक्चर उसके ऊपर दे दूँगी, एक शॉर्ट लेक्चर। और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ लीजिएगा। अभी मैं लाइव में हूँ इन दिस लाइव सेशन, इफ़ यू पीपल वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको 2-3 मिनट्स दे देती हूँ, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूँगी कि 4-5 दिनों के अंदर दे दूँ। मैम प्लीज़ कंडक्ट क्विज फॉर दीज लेसन्स। नजीबा बतूल, इसके लिए मैं CSS वोकेबलरी टीम से बात कर लेती हूँ कि अगर वो ऐसा कोई क्विज़ कंडक्ट कर सकते हैं तो वो कर ले एक क्विज़। मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि मैं आपको उस क्विज़ को चेक करके भिजवा दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाता चीज़ों के लिए, तो कोशिश करूँगी अगर ऐसा कुछ हो सकता हुआ, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू पीपल अबाउट दिस क्विज थिंग, दिस कुड बी वेरी हेक्टिक फॉर मी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें से समझ आ गई होंगी, और जो समझ नहीं आई, अगेन आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप में से कोई भी इंसान ज़िंदगी में कभी कुछ भी बन जाए, तो जैसे मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें करवा रही हूँ, इसी तरह अगर आपको कभी मौका मिले तो सबको नहीं, किसी एक इंसान को कोई चीज़ लाजमी ऐसी सिखा जाइएगा, ये आपकी
इल्म का, आपके नॉलेज का सदका, और ये भी ज़कात होती है जो कि देनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ये चेन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर किसी से बेनिफिट लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरे आप सब बहन भाई हैं, यहाँ पे जितनी लड़कियाँ सब मेरी बहनें हैं, यहाँ पे जितने लड़कियाँ सब मेरे भाई हैं। तो मोहम्मद उमर राजपूत, आप भी मेरे भाई हैं, नजीवा भी मेरी बहन है। तो इसलिए जो है आप इस बात की टेंशन लेनी छोड़ दें, बस काम पे तवज्जो दें, लोगों की भी हेल्प करें और अपना भी काम करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।